Hi guys, how are you beta? Fine. So today we are going to discuss the chemical properties of carboxylic acid और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं reactions of carboxylic acids in which the bond cleavage of OH bond. हम उन reactions को पढ़ेंगे बेटा जिनमें OH bond की क्लीवेज होती है। देखो याद होगा तुम्हें जब मैंने आपको एल्कोहल पढ़ाया था, ठीक है, तो एल्कोहल में क्या था, एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, ये मेन 3 एटम होते हैं उसमें, इसके आगे कुछ भी जुड़ा हो। तो एक रिएक्शंस पढ़ी थी हमने CO बॉन्ड क्लीवेज की, एक वाली रिएक्शंस पढ़ी थी हमने OH बॉन्ड क्लीवेज की। अच्छा, दूसरी बात, जो रिएक्शंस ऐसी थी जिनमें ये OH बॉन्ड क्लीव हो रहा था उसमें याद होगा यहां से H+ निकलता था और जो H+ डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने उन रिएक्शंस के थ्रू ये प्रूफ किया था कि अल्कोहल एसिडिक नेचर दिखाता है जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मेटल के किसी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने प्रूफ की थी। सेम उसी तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की है ना रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक डालो, लिखो सबसे पहले मेन टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें सबसे पहले बेटा रिएक्शंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड in which OH bond cleavage takes place। अब आप बोलोगे सर कैसे, एक बार दिखाओ तो सही हमें थोड़ा, OH बॉन्ड कौन सा वाले की बोल रहे हो। तो देखो यही तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, RCOOH। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्लीव होगा तो क्या होगा, यहां से H+ निकलेगा, H+ निकलता है इसलिए तो इसे एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर रखता है। ऐसा किन रिएक्शंस में होता है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, केवल बोलता जा रहा हूं, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। ठीक है, क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड क्लीव होगा। ठीक है बेटा, कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा, ये बॉन्ड क्लीव होता है। और क्या फॉर्म होता है आपको याद है, RCOO- Na+ बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, शॉर्ट में लिख रहा हूं C.एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, और इसके क्या करते हैं हम, यहां पे 2 मोल लेंगे, इसके भी क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे, तो यहां पे क्या होगा, ये 2 मोल बनेगा और यहां से H2 गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या हो सकता, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, और कौन सी रिएक्शन ये प्रूफ करती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से H अलग होगा, एसिडिक नेचर दिखा रहे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो रिएक्शन ये भी हो सकती है कि इसे किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दो तो भी ये सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो भी ये क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म करता है, RCOO- Na+, जैसा ऊपर है वैसे ही, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, में सॉल्ट लिख दे रहा हूं, और उसके साथ फॉर्म होगा बेटा H2O। ठीक है, और तीसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, देखो एल्कोहल जो था, एल्कोहल और फिनॉल वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। वीक बेस मतलब जैसे NaHCO3 हो गया, ठीक है, या फिर NaCO3 हो गया। वीक बेस थोड़ा सा जनरली याद रखो, किसी भी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट या किसी मेटल का कार्बोनेट, ये सब वीक बेसिस होते हैं। जैसे CaCO3 हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, वीक बेसिस है बेटा, याद रखना। तो कोई भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जैसे, या यहाँ KHCO3 भी हो सकता था, या Na2CO3,
ठीक है, Na2CO3, सॉरी मैंने फॉर्मूला पहले गलत लिखा था, सोडियम कार्बोनेट। तो किसी भी मेटल का कार्बोनेट या किसी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट या किसी भी मेटल का कार्बोनेट क्या होते हैं बेटा, वीक बेसिस होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। ऐसे वीक बेसिस के साथ एल्कोहल, कौन, एल्कोहल, ये आप याद रखोगे, एल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट नहीं करते हैं, फिनॉल रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये उतने अच्छे एसिड नहीं होते हैं, ये उतने अच्छे एसिड नहीं होते हैं। आपको याद होगा मैंने काफी बार बताया है, जब भी रिएक्शन होने करवानी है मुझे, मान लो इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवानी है, बेस्ट सिचुएशन क्या है, ये दोनों ही तैयार हों रिएक्शन करवाने के लिए, ये दोनों ही तैयार हों, ये दोनों ही ताकतवर हों, ठीक है, दोनों स्ट्रांग हों, ठीक है। दूसरी उससे थोड़ा सा सेकंड ग्रेड की मतलब सेकंड क्लास वाली सिचुएशन क्या है कि एक ताकतवर हो दूसरा कमजोर हो तो भी रिएक्शन हो जाएगी, ये ताकतवर है ये कमजोर है तो भी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन दोनों ही कमजोर हैं तो रिएक्शन नहीं होती है, दोनों ही कमजोर हैं तो रिएक्शन नहीं होती है। देखो यहाँ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा एसिडिक नेचर रखता है, बेस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, दोनों के बीच में आराम से रिएक्शन हो जाती है। यहाँ सिचुएशन क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, ये वीक बेस है और अल्कोहल फिनॉल एसिडिक नेचर दिखाते हैं लेकिन एसिड नहीं है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि फिनॉल और अल्कोहल की जो pKa वैल्यू है वो अराउंड 16 होती है, pKa वैल्यू, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों ही वीक है, दोनों ही वीक है, मतलब अब रिएक्शन पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। हाँ, अल्कोहल फिनॉल स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिनकी pKa वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है या pKb वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो अल्कोहल फिनॉल कर लेते हैं लेकिन वीक बेस के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी उतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अच्छा खासा एसिडिक नेचर रखता है, 0.23 0.4 ऐसे वैल्यूज आती हैं pKa, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, NaSCO3 से रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से और फॉर्म होगा RCOO Na प्लस CO2 इवॉल्व होगी बेटा यहां से। और डिस्कस करते हैं अच्छे से कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में, है ना, एसिडिटी डिस्कस कर रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखो अब तुम्हें पता है कोई भी अगर वाटर के साथ, वाटर में डिसॉल्व हो और वो H+ आयंस रिलीज करे, वाटर के साथ H जाके जुड़ जाए, मतलब वो H2O से H3O+ बना दे वाटर का, तो एक अच्छा एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसा करता है। कैसे करता है? देखो RCOOH को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो होता ये है कि यहाँ पे इसका H यहाँ से निकल के वाटर के पास आ जाता है, वाटर के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस H को अपनी तरफ खींच लेंगे और यहाँ से O- इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होता है? RCOO नेगेटिव फॉर्म होता है। थोड़ा अच्छे से एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आएंगे इसलिए मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूं। ये बना RCOO नेगेटिव प्लस H3O+, H इसके पास आ गया। और ये H3O+ क्यों लिख रहा हूं मैं? तो तुमको याद होगा ये H2O का स्ट्रक्चर था, इसने एक और H ले लिया तो यहां पे वो H आके लगा। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, तो H3O+ हो गया। समझ में आ रही है बात? ये क्या हो गया, इसके ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं H3O+, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं रिएक्शंस के थ्रू। अब क्या है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। हाँ होता है सर, इसको यहां ट्रांसफर कर दो, इसको यहां ट्रांसफर कर दो, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बन गया। तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो बन गया कार्बोक्सिलेट आयन वाटर से रिएक्शन करने के बाद, और एक बना हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। दोनों कार्बोक्सिलेट आयन के लिए एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा RCOO। एक बार ये नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे, दूसरी बार इस पे, मतलब ये नेगेटिव यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, कुछ इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, है ना। तो क्या कर रहा हूं मैं? देखो इस नेगेटिव को यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा हूं और बीच में नेगेटिव बना देता हूं।
तो ये एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो जाता है दोनों का। समझ में आया? अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एसिड कांस्टेंट की तरफ बढ़ सकते हो। कैसे कि अगर मान लो मैं के इक्विलिब्रियम तो स्टेबलाइज हो रहा है, इक्विलिब्रियम लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ जी सर यही लिखते थे, तो फिर लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। इज इट क्लियर बेटा? और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसके साथ किसकी आएगी, RCOO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी आएगी कार्बोक्सिलेट आयन की। बिल्कुल सही है। रिएक्टेंट में क्या है, नीचे क्या आएगा, H2O की कॉन्सेंट्रेशन और RCOOH की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसको इधर ले जाओ, ट्रांसफर कर दो, के इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू क्या बना, H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCOO माइनस। ठीक है बेटा, और नीचे क्या रह गया, केवल RCOOH। इन दोनों की जगह आप एक वर्ड लिख सकते हो, दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। ठीक है, यहां पे लिख लेना, सिंस Ka इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो इन दोनों की जगह मैंने Ka लिख दिया। Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka क्या है बेटा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फिर Ka क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCOO माइनस। इसके जो नीचे डिवाइड में था मैं उसे यहां लिख दे रहा हूं, RCOO नेगेटिव, थोड़ा जगह नहीं है ना इसलिए। ठीक है, यहां क्या आ गया, सॉरी RCOOH है, RCOO नेगेटिव, ब्रैकेट बंद करो, नीचे क्या है डिवाइड में, RCOOH की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखा हुआ। ठीक है, क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, वेयर Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच कुड टेल अस द स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। और एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा Ka होगा, अब ये लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा Ka होगा उतनी ही होगी उसकी एसिडिटी, उतनी ही क्या होगी बेटा, उसकी एसिडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे ये कैसा हो गया पता है, जैसे आप H प्लस निकाल रहे हो, H प्लस निकाला है आपने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके, Ka के। कैसे बता रहा हूं, देखो ये रहा H3O प्लस, और कुछ नहीं है, क्या है, H प्लस ही तो है, वाटर ने एक H प्लस एक्स्ट्रा लिया है, इसी से तो एसिडिक नेचर झलकता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए, हम ये सब हटा रहा हूं मैं, अब हमारे कन्वीनियंस के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज pKa। क्या डिफाइन करते हैं, pKa। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं। कौन सा टर्म डिफाइन करते हैं बेटा, pKa। ठीक है, pKa जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka की वैल्यू के। ठीक है, अगर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एसिडिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम किसी के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं, वैसे हम pKb भी निकाल सकते हैं, मतलब K भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही फिर उससे pK भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि भाई जिसकी एसिडिटी कम उसकी बेसिसिटी ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, तुम जानते हो HCl नाम सुना है तुमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी जो pKa वैल्यू होती है बेटा वो होती है -7। कितनी, -7। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ऐसा मत सोना जीरो चालू होगी pH की तरह, -7 होती है। कुछ ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है,
एसिड है लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अब मैं इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपैरिजन करता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं एक एक करके। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड यही है। इसका फॉर्मूला बनाओगे तो एसिटिक एसिड का क्या होता है बताओ, CH3COOH। तो इसमें बस H3 हटा दो और 3 इस पे फ्लोरीन लगा दो, ये इसका फॉर्मूला है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अभी अवेलेबल नहीं है। और इसकी जो pKa वैल्यू है, कौन सी बेटा, pKa, वो होती है, वैल्यू लिखो यहां पे, .23। इसकी pKa वैल्यू कितनी है बेटा, 0.23। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये एक नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आप पहले से जानते हो। जरा कंपैरिजन करो, कौन सी वैल्यू कम है pKa की, HCl की कम है, माइनस में जा रही है, इसकी तो 0.2 है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड से भी HCl स्ट्रॉन्ग है। अब ये याद रखना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो HCl जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन HCl जितना नहीं होते हैं। लेकिन और भी कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड है जहां पे एसिडिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे मैं नेक्स्ट लूं बेंजोइक एसिड, कौन सा बेटा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप लगा दो एक किसी कार्बन पे, उसकी वैल्यू होती है 4, pKa वैल्यू होती है 4.16, ठीक है। फिर आप देखोगे एसिटिक एसिड, ठीक है, केवल एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, उसकी pKa वैल्यू होती है 4.76, ठीक है। तो इन वैल्यूज से हमें यह पता चलता है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। pKa वैल्यू जिसकी जितनी कम वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सबसे कम किसकी, HCl की, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ठीक है। फिर pKa वैल्यू 0.23 किसकी है, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, तो फिर वो उससे ज्यादा, फिर ये उससे कम, फिर बेंजोइक एसिड उससे भी कम स्ट्रॉन्ग होगा और एसिटिक एसिड उससे भी कम स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, इसमें सर जैसे हम और चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी और बेसिसिटी, है ना, या रिएक्टिविटी, ये सब चीजें जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है कि हम सब्स्टिट्यूएंट्स डालें और फर्क पड़े। देखो जरा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला था CH3COOH और ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड का 3 फ्लोरीन डाले, सीधी pKa वैल्यू 4.76 से 0.23 चली गई बेटा। तो फर्क तो पड़ रहा है। तो एक बार एक है ना सब टॉपिक डाल दो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी, ठीक है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH, ठीक है। मैं इस पे, ये कार्बन पे एक तरफ लगाता हूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक तरफ लगाता हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और दोनों का कंपैरिजन देखते हैं हम। सीधा सा फंडा है। अब देखो इसमें होगा क्या, ये H हमें चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड बनने के लिए, अच्छा एसिड बनने के लिए H जितना जल्दी निकलेगा उतना अच्छा एसिड वो होगा, ठीक है, और उतनी ही जो pKa वैल्यू है उसकी कम होगी, ठीक है। अब ये H तभी तो छूटेगा जितना ये बॉन्ड वीक होगा, मतलब जितना ज्यादा पोलर होगा। ये कब पोलर होगा, इसकी नेगेटिविटी क्या हो, ये यहां से कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींचता रहे, इस ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन खींचता रहे। कौन है खींचने वाला साइड में, कार्बोनिल ग्रुप, वो तो यहां भी है, H है, O है, C है। अच्छा, थोड़ा सा आगे आओ, इस पे क्या है, यहां पे क्या है, ये जो कार्बोनिल है ये क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, ठीक है। इसके पास कमी हुई, ये कहां से खींचेगा, ये H पे से खींचेगा, ला भाई ला मेरे पैसे दे, ठीक है। तो ये फिर H यहां से आराम से जल्दी से निकल जाएगा। यहां पे देखते हैं ये कंपैरिजन, ये इस पे कमी है, ए वाले कार्बन पे ये किससे खींचेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा, ये किससे खींचेगा, H से खींचेगा, H यहां से निकल जाएगा, ठीक है। एक यहां तक अभी तक कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब देखो, अब
यहां पे लगा है बेटा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला। एक तो इसमें पहले से कमी थी, अब जो भी ये बेचारा अपनी कमी को दूर करने के लिए यहां ऑक्सीजन से खींच रहा है, उनको भी कौन खींच लेगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप खींच लेगा, तो और कमी बढ़ जाएगी। ये क्या बोलेगा? अभी मेरी नीड पूरी नहीं हुई, अभी और दो मुझे, ठीक है? तो ये और जल्दी फास्ट खींचने लगेगा। अब क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और जल्दी फ्लो होने लगेंगे और ये यहां से H और आसानी से निकलेगा। यहां क्या है कि कार्बन खींच रहा था ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींच रहा था, तो बॉन्ड वीक हो रहा था, तो ये बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा ये H यहां से निकल जाएगा। लेकिन साथ में यहां आ गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या कर रहा है? ये इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसकी जो कमी है वो ये यहां से पूरी करने की जो कोशिश कर रहा था, इतना लड़ रहा था, इससे झगड़ रहा था, उसको बेचारा ये आया, ये बोला मैं भी तेरी मदद कर देता हूं, ये भी कमी दूर करने लगता है। तो ये बोलता है ठीक है, थोड़ी देर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रख ले, अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब मैं तेरे से ले लूंगा। तो इसने क्या किया कि फिर ये ऑक्सीजन से नहीं लेगा, ऑक्सीजन के से नहीं खींचेगा, तो ऑक्सीजन फिर क्या करेगा? हाइड्रोजन को परेशान नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो क्या होगा? ये बॉन्ड जो है वो लेस पोलर होगा कंपेरेटिव टू दिस बॉन्ड। ये क्या है? मोर पोलर होगा। ये क्या है बेटा? मोर पोलर होगा, ठीक है? और जितना ज्यादा पोलर उतना ज्यादा वीक, और जितना ज्यादा वीक उतना ही H+ जल्दी भागेगा। जितना कम पोलर उतना ही ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और उतनी ही आसानी से ये यहां से नहीं जाएगा। तो अब मुझे बताओ, जहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा वो ज्यादा एसिडिक, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वो ज्यादा एसिडिक? जहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि वो OH बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ा देता है और H+ को यहां से जल्दी जाने देता है, ठीक है? और दूसरे वर्ड्स में इसी को तुम ये भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहां पे लगा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से जो इसका कंजुगेट बेस बनेगा, कंजुगेट बेस कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप COO नेगेटिव, यही तो कंजुगेट बेस होगा। ये क्या था? एसिड था, यहां से हमने H निकाल दिया तो इसका कंजुगेट बेस बना। तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वाले का, ये मोर स्टेबल होता है। ये क्या? ज्यादा स्टेबल होता है। देखो बात वही है लेकिन समझाने का तरीका अलग है बस। और यहां पे क्या है? इसका जो कंजुगेट बेस होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले का COO नेगेटिव, ये क्या है? लेस स्टेबल होगा। ये लेस स्टेबल क्यों होगा? यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? यहां पे नेगेटिव चार्ज लेने में बोलेगा मैं क्यों लूं, यहां से जो बॉन्ड टूटा उसके इलेक्ट्रॉन ही तो इसमें शिफ्ट हुए हैं। ये बोलेगा मैं इन इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करूंगा जब मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं? तो ये रिपल्स करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसे दूर भेजने की कोशिश करेंगे, जबकि यहां पे ये जो नेगेटिव चार्ज आया है इसको भी यहां से ये कार्बोनिल खींचेगा और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी यहां से खींचता रहेगा। तो ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, यहां नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ फ्लो हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस देता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस में लेस स्टेबल कंजुगेट बेस देता है। इसलिए कौन ज्यादा एसिडिक? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वाला। अब तुम कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है? कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और फिनॉल से कंपैरिजन करना है मुझे। देखो एल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि उसका जो ऊपर फिनॉक्साइड आयन बनता है वो क्या है? ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस के थ्रू। तो हम एसिडिटी अगर मैं फिनॉल से कंपैरिजन कर लूं तो ऑलरेडी एल्कोहल से मैं फिर डिक्लेयर कर सकता हूं, ठीक है? कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। जरा बेटा ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बड़े फंसते हैं यहाँ पे, ठीक है? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा जनरल फॉर्मूला, इसका जरा कंजुगेट बेस बनाओ, यहां से H निकालो, क्या बनेगा? RCOO नेगेटिव, यही तो फॉर्म होता है, ठीक है बेटा? इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो ये बन गया, एक क्या है? यहां से ये यहां ट्रांसफर कर दो और ये बन गया एक RCO पे यहां नेगेटिव आ गया और अब यहां पे डबल बॉन्ड O बन गया इसका वाला। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है? फिनॉल में क्या होता था? फिनॉल है ये वाला OH,
इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में H निकालो, यहां से क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर, इसमें तो O नेगेटिव। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते थे, याद होंगे आपको, है ना। एरो को यहां शिफ्ट करो, सॉरी, ये नेगेटिव चार्जेस बॉन्ड पे शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए बेटा, क्या बना, नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुए, क्या बना, नेगेटिव डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, क्या बना बेटा, सॉरी बेटा, यहां नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट और ये वापस यहां, तो हमें वापस से पहला जैसा स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तुमको अभी बताया 1 मिनट पहले कि जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज होता है वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, H के ये ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, और ज्यादा स्टेबलाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये नेगेटिव चार्ज को टाइम मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से घूम रही है, यहां तो 2 ही मिल रहे हैं, यहां तो 2 ही मिल रहे हैं। इस क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होना चाहिए, इस क्राइटेरिया के हिसाब से तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि फिनॉल की जो pKa वैल्यू है इसकी नियर अबाउट कहां जाती है, 16 जाती है। कहां जाती है बेटा, 16 जाती है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो pKa वैल्यूज हैं, आप एकदम क्या बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जहां पे एसिडिटी कम होनी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कम करते हैं, अगर वो भी लगे हों, तो मैं NH2 के लिए बात करूं आपसे, तो उसकी वैल्यू pKa वैल्यू होती है बेटा 4.85। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस में इतनी हो रही है 4.85, जो 16 से बहुत कम है। तो कौन ज्यादा एसिडिक होता है, ये। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, यहां तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। यहां कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, गिन लो जरा, कितने मिल रहे हैं बेटा, 5 मिल रहे हैं। तो इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसका कम स्टेबल है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है, देखो 2 चीजें बता रहा हूं मैं, इसके हिसाब से क्या है, ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये कम एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है, वो pKa वैल्यू बताती है, ये ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि इसकी pKa वैल्यू कम है। ये कम एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि इसकी pKa वैल्यू ज्यादा है। ऐसा क्यों, यही मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों, वाई, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है बेटा, बहुत अच्छे से समझना। कार्बोक्सिलेट आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 मिल रहे हैं हमें, उनमें नेगेटिव चार्ज सेम टाइप ऑफ एटम पे है, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें, इसमें भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और इसमें भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, जबकि यहां पे एक बार ऑक्सीजन पे है और समय सब जगह कार्बन पे है। चेक करो, ठीक है। यहां 2 जगह बस, दो में ही तो ऑक्सीजन पे दिख रहा है, और ये पहला और ये 5वां तो सेम जैसा है। तो यहां पे क्या है, हमें जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं वो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं। कैसे हैं बेटा, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन के चाहे हमें 2 ही मिलते हों, लेकिन मिलते हैं हमें 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सेम टाइप ऑफ एटम पे आ रहा है। 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर ऐसा क्यों, अच्छा दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज मुझे बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज्यादा स्टेबल होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे Na का कंपैरिजन करता हूं मैं डायरेक्ट, सोडियम पे कभी माइनस चार्ज देखा है,
नहीं देखा, उसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल होता है, वो क्या प्रेफर करता है, इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसे फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के ऊपर क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज देखा होगा आपने हमेशा F-, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास नेगेटिव, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की या कार्बन की, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहा है, ऑक्सीजन की। इसीलिए यहां पे ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, ठीक है। आप याद रखोगे कि यहां पे क्या है, 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे लाई कर रहा है। इसी की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, बावजूद फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के संख्याओं से उसकी संख्या कम होती है, उसके बावजूद ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही लाई कर रहा है, और ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। आप ये बात मेरी याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक और चीज है बेटा कि देखो, एक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि जिनकी pKa वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जिनकी pKa वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में होगी, 1 to 5 के बीच में होगी, वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यहां पे लगा देना, स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां लिखना बहुत जरूरी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और 5 से ऊपर जाती है, ठीक है बेटा, 5 से 15 या 16 के अराउंड जाती है, तो ये वीक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वीक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। और फिनॉल की तो नियर अबाउट 16 चली जाती है, तो एसिडिक तो होते हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं होते हैं। अब आपके समझ में आ गया, तो ये मुझे डिस्कस करना था आपके साथ। एक पार्ट और रहता है कि pKa वैल्यू से हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो मैं आपको नंबर ऑफ वेज दिखाता हूं कैसे हम pKa वैल्यू से कंपैरिजन कर सकते हैं एसिडिटी का या बेसिसिटी का। एक स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, यहां पे COOH और यहां पे एक ग्रुप लगा दो X। अब देखो, एक तरफ तो मैं X के कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिखूंगा, ठीक है, और उसकी pKa वैल्यू लिखता जाऊंगा। ये खाली किसके लिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का कंपैरिजन। और एक तरफ लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो आप ही कंपैरिजन करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप सीखो, ठीक है। फिर वहां भी 2 3 4 हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में पहले मैं यहां 4 लिख रहा हूं, देखो OH, OCH3, CH3, NH2, ठीक है बेटा। इनकी pKa वैल्यू होती है, OH लगाओगे, देखो यहां पे पहले क्या कर रहा हूं मैं, एक बार X हटाया, OH लगाया, ठीक है, तो उसकी pKa वैल्यू होती है 4.58। X हटाया, OCH3 लगाया, तो वैल्यू आती है 4.48, ठीक है। X हटाया, CH3 लगाया यहां पे, तो वैल्यू आती है 4.38, ठीक है बेटा। X हटाया, ठीक है, और यहां पे NH2 लगाया, तो वैल्यू आती है बेटा 4.85, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं हम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लिखते हैं कुछ, उनकी भी वैल्यूज देख लेते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में मैं एक बार यहां पे NO2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मैं पता है NO2 क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है,
माइनस आर इफेक्ट से, माइनस एम इफेक्ट से इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। तो वैल्यूज घट के क्या पहुंच गई 3.44। ऐसे ही Cn भी क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वैल्यू कितनी आ रही है 3.55। देन वैल्यू आ रही है CHO के लिए 3.75, Br के लिए 3.96 और Cl के लिए 4, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहां ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आप सब्स्टिट्यूट करोगे। आपको क्या करना है, आप एक बार स्ट्रक्चर बनाओ, एक बार OH लगाओ, उसकी वैल्यू लिखो, फिर OCH3 लगाओ, उसकी वैल्यू लिखो। तो आपको कंपैरिजन के आप लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और खाली बेंजोइक एसिड, मतलब टोटल 10 स्ट्रक्चर बना सकते हो। और आपको pK वैल्यू गिवन है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन ज्यादा एसिडिक और कौन कम एसिडिक। अब मैं यहां पे इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन है बेटा अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। और स्ट्रक्चर है पहला यही है बेंजोइक एसिड, इसके साथ ये A दे रखा है, ये B दे रखा है, COOH और यहां पे लिखा है CH3, ठीक है। ये पैरा पोजीशन पे लगा रखा है CH3। फिर आपको दे रखा है COOH और एक तरफ लिखा है CHO। फिर आपको दे रखा है बेटा COOH और एक तरफ लिखा है Cl, BC, ये हो गया D और एक और लिख लो कोई भी, COOH और यहां पे लिखा है बेटा Cn, है ना, E। ये पांचों स्ट्रक्चर को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी में अरेंज करना है। तो हम स्टार्ट करें, बताओ जरा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, दिख रहा है तुम्हें साफ साफ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जहां जहां आ रहे हैं उनके केस में pK वैल्यूज कम है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स में pK वैल्यू ज्यादा है, दिख रहा है साफ साफ बोर्ड पे, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जहां अटैच होंगे किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वो क्या है, ज्यादा एसिडिक होगा। वो क्या है बेटा, ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक इस पे है, एक इस पे है, एक इस पे है। तो इस पे तो CH3 लगा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इस पे कुछ भी नहीं है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो तो सबसे कम एसिडिक, वो तो सबसे कम एसिडिक। फिर ये आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा जिस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, तो सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी, बी वाले की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, ए वाले की। अब आओ कंपैरिजन सी डी और ये ई में। इसमें देखो CHO लगा है, Cl लगा है और Cn लगा है। किसकी pK वैल्यू, देखो pK वैल्यू से सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं, किसकी pK वैल्यू सबसे कम है, NO2 की सबसे कम है, ठीक है। NO2 नहीं अटैच किया है, हमें क्या किस किस की चेक करनी है, Cn Cl CHO। तो Cn की कितनी है 3.55, सबसे pKe वैल्यू किसकी कम है, इसकी, तो सबसे ज्यादा E। देन CHO 3.75, कौन आएगा, E से कम किसकी होगी, C की। देन Cl 4, D। तो ये ऑर्डर होगा बेटा। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप के से भी पता लगा सकते हो और pKa वैल्यू से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा बेसिक है। बात समझ में आ रही है। चलो बेटा एक बार मैं सब कंक्लूड कर देता हूं, हमने आज क्या क्या पढ़ा, कंक्लूजन या समरी आप यहां पे लिखो। सबसे पहले
कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहां पे OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। उसके लिए हमने उसकी रिएक्शन मेटल के साथ देखी, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ देखी, वीक बेस के साथ देखी। फिर हमने डिस्कशन किया pKa वैल्यू के बारे में। जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू होगी उतनी ही कम उसका Ka होगा, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू होगी उतनी ही कम उसकी एसिडिटी होगी, ठीक है, और एसिडिटी कम होगी तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर हमने तीसरी बात एक ये बात भी पढ़ी है कि pKa वैल्यू जो है अगर वो 1 से ज़्यादा आती है, सॉरी बेटा, 1 से कम आती है तो वो स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर pKa वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में आती है तो वो क्या होगा बेटा? मॉडरेट स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और अगर pKa वैल्यू 5 to 15 जाती है तो वीक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा? वीक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे प्रेजेंट होंगे, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही उसकी अच्छी एसिडिटी होगी, हाई एसिडिटी, ठीक है। और जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतनी ही उसकी एसिडिटी क्या होती चली जाएगी? एसिडिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, लो एसिडिटी, ठीक है। फिर हमने pKa वैल्यू, मतलब आज का लेक्चर में इन पॉइंट्स में कंक्लूड कर सकता हूं। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या आना चाहिए? आपको ये कंपैरिजन आना चाहिए जब कोई मान लो जब मान लो किसी क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिए और कोई 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिए, तो कौन सा ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या कौन सा ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये कंपैरिजन आपको आना चाहिए, जो कि GOC में हमने आपको सिखाया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपकी एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होती है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें जिन रिएक्शंस में CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।